बस 5 दिन। माँ ने दरवाजा खोलते ही कहा, भाई के बच्चों को संभाल लेना, हम फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। न कोई कैसी हो, न कोई गले लगना, न ये कि इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी। बस उनके हाथ में एक कागज था, सोने का टाइम, एलर्जी की लिस्ट, दवाइयों की डोज। जैसे मैं बेटी नहीं, घर में काम करने वाली किसी एजेंसी से आई हुई हेल्पर हूं। पीछे से मेरा भाई कुणाल झांक कर हंसा, बच्चों, आंटी पर नाक मत पोंछना, वरना ये फिर इमोशनल हो जाएगी। ड्राइंग रूम में बैठे लोग हंस पड़े। मैं सर्द हवा में अपने बैग के साथ खड़ी रह गई। 3 बच्चे, 5 दिन, 1 रुपया नहीं। और जिस रिसोर्ट में ये लोग जा रहे थे, वो भी मुझे बाद में पता चला। सबसे मजेदार बात, उस ट्रिप का बिल मेरे अकाउंट से कट चुका था। उसी पल मेरे मुंह से जो निकला, उससे माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। और उसी हफ्ते के अंदर 6 साल से चल रही हर ऑटो पेमेंट, हर बिल, हर एक छोटा सा एहसान, सब कुछ उनके ऊपर ऐसे टूटने वाला था जैसे किसी पहाड़ का हिमस्खलन, जो वो कभी आते हुए देख ही नहीं पाए। आगे बढ़ने से पहले, अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है, अगर आप भी कभी किसी के लिए फ्री सर्विस बन गए हों, तो अभी लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में अपना शहर और अभी का टाइम लिखना। मुझे सच में अच्छा लगता है देखना कि आप लोग कहाँ से सुन रहे हो। मेरा नाम काव्या है। मैं 27 साल की हूँ। और ये कहानी है उस दिन की, जब मैंने अपने परिवार का एटीएम बनना बंद किया और उन्हें पहली बार समझ आया कि बिना मेरे उनकी जिंदगी की किश्तें भी नहीं चलेंगी। अब मैं आपको 3 हफ्ते पहले ले चलती हूँ। दिसंबर शुरू होने से ठीक पहले वाली रात, जब माँ ने मुझे रोते हुए फोन किया था। रात के लगभग 11 बजे थे। मैं बेंगलुरु के अपने छोटे से 1 BHK में लैपटॉप के सामने बैठी थी, कंपनी का काम पूरा कर रही थी। डेडलाइन निकल चुकी थी, पर मैं फिर भी उसी आदत में फंसी थी। काम, जिम्मेदारी और फिर किसी का बस एक मदद। फोन एक बार बजा, फिर 2 बार, फिर लगातार। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। मैंने उठाया तो हेलो बोलने से पहले ही सिसकियां शुरू हो गईं। काव्या, बेटा, इस बार घर आ जा। त्योहारों में सारे बच्चे एक साथ होंगे। तेरे पापा भी यही चाहते। पापा का नाम। माँ को पता था कहाँ दबाना है। पापा को गए 8 साल हो गए थे, लेकिन माँ जब चाहती, उन्हें ऐसे सामने ले आती जैसे कोई उधार का हिसाब हो। मैंने धीमे से कहा, माँ, टिकट बहुत महंगा है। अभी अभी मैंने ट्रांसफर किया था, इस महीने। वो रुकी नहीं। मैंने बुआ को बोल दिया है तू आ रही है। अब मुझे झूठा मत बनाना सबके सामने। पहले गिल्ट, फिर लोग क्या कहेंगे। वही पुराना नाच, वही पुरानी स्क्रिप्ट। और मैं हर बार की तरह पिघल गई। उसी रात मैंने टिकट बुक कर दिया, रिटर्न सहित, लगभग 32,000 रुपए। टिकट कंफर्मेशन देखते हुए मेरे मन में एक लाइन आई, ठीक है, यही तो अच्छी बेटी करती है। मुझे उस वक्त समझना चाहिए था कि जब माँ ऐसे रोती हैं, तो उसके पीछे हमेशा कोई बिल छुपा होता है। पिछली बार वो रोई थी तो मुझे 9 लाख रुपए का झटका लगा था, पर वो बाद में। 3 हफ्ते बाद मैं नोएडा पहुंची। ठंड, कोहरा, सड़क पर धुंध और मेरे हाथ में भारी सूटकेस। 10 घंटे की यात्रा नहीं थी, फिर भी शरीर टूट रहा था। माँ के घर की सोसाइटी में दाखिल होते ही गेट पर गार्ड ने पहचान लिया। मैडम आ गई। मुझे अजीब लगा। मैं साल में एक बार आती हूँ, फिर भी गार्ड याद रखता है। घर का दरवाजा खुला। मैं अंदर कदम रखने ही वाली थी कि माँ कोट पहने, बैग लटकाए खड़ी थीं। चेहरे पर जल्दबाजी, आंखों में कोई अपनापन नहीं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, सचे और बिना किसी भाव के कागज थमा दिया। ये रहा शेड्यूल। बड़ी वाली को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। छोटे को रात में खांसी का सिरप देना। बेबी की दवा ऊपर कैबिनेट में है। डॉक्टर का नंबर फ्रिज पर। फिर अपनी घड़ी देखी। 20 मिनट में निकलना है, डिनर रिजर्वेशन है। मैं बस इतना बोल पाई, हम। तभी हॉल से कुणाल निकला। ब्रांडेड पोलो टी शर्ट, माथे पर सनग्लास। दिसंबर में वही पुरानी मुस्कान जो बचपन से कहती थी, अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जिस पर सब हंसेंगे और तेरा मजाक बनेगा। उसने अपने बच्चों की तरफ इशारा करके कहा, बच्चों, आंटी पर नाक मत पोंछना, ये फिर ड्रामा करेगी। सब हंस पड़े। उसकी पत्नी नेहा मेरे पास से ऐसे निकल गई जैसे मैं किसी होटल की रिसेप्शनिस्ट हूं। फॉर्मूला किचन काउंटर पर है। रात 2 बजे उठती है। और हाँ, पैम्पर्स खत्म होने वाले हैं। फिर वो लोग दरवाजा बंद करते हुए निकल गए। बाहर एसयूवी का इंजन स्टार्ट हुआ। गाड़ी चली गई
और मैं ड्राइंग रूम में खड़ी रह गई, एक हाथ में शेड्यूल, दूसरे हाथ में सूटकेस का हैंडल। घर में गर्मी थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ठंडा उतर रहा था। तभी मेरी नजर किचन काउंटर पर पड़ी। एक चमकदार ब्रोशर रखा था, गोवा के एक लग्जरी रिसोर्ट का। उस पर बुकिंग की डेट छपी थी, 3 हफ्ते पहले, यानी माँ के रोने से भी पहले। मेरी सांस अटक गई, तो वो आंसू प्लान का हिस्सा थे। रात ढलते ढलते बच्चों को सुलाना किसी युद्ध जैसा था। बड़ी वाली आराध्या हर 5 मिनट में पूछती, मम्मी कब आएगी? बीच वाला विवान दीवार पर स्टिकर चिपकाता, फिर रोता, फिर हंसता। और सबसे छोटी नौरा रात 2 बजे ठीक वैसे ही उठी जैसे नेहा ने कहा था। मैं उसे गोद में लेकर अंधेरे हॉल में धीरे धीरे चक्कर काटती रही, उसे थपकी देती रही। उसी वक्त मेरी नजर फ्रिज पर गई। मैग्नेट, राशन की लिस्ट और ढेर सारी तस्वीरें। कुणाल की ग्रेजुएशन, कुणाल की शादी, फैमिली वेकेशन, बच्चे, माँ, बुआ, और मैं एक भी फोटो में नहीं। मैंने एक एक तस्वीर देखी, जैसे कहीं मैं कोने में छुपी मिल जाऊं। नहीं थी। मैं वहीं खड़ी रही। नौरा मेरे कंधे पर सोती रही, और मेरे अंदर कुछ टूटने की बजाय सख्त होने लगा। उसी पल मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक नोटिफिकेशन। मैंने स्क्रीन देखी। डेबिट 1,86,450 रुपए, गोवा सी व्यू रिजॉर्ट एंड स्पा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये माँ का कार्ड था, जिसका बिल मैं हर महीने चुकाती थी, और उसी कार्ड से ये ट्रिप बुक हुई थी, जिसमें मुझे बुलाया तक नहीं गया। उस एक मैसेज ने मेरे अंदर के सारे समझौते एक साथ जगाकर खड़े कर दिए। मैं सोफे पर बैठ गई। नौरा मेरे कंधे पर थी। घर शांत था, और मेरी उंगलियां अपने आप बैंक ऐप खोल चुकी थीं। मैं स्क्रॉल करने लगी। हर महीने एक ट्रांसफर, 35,000 रुपए, रेंट सपोर्ट, फिर यूपीआई ऑटो पे, इंश्योरेंस, 4,200 रुपए, फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट, कभी 8,000 रुपए, कभी 18,000 रुपए, कभी 25,000 रुपए। मैं नीचे जाती रही, नीचे, महीने, साल, 6 साल। मैंने कभी जोड़कर नहीं देखा था, शायद डरती थी कि जोड़ लिया तो सच दिख जाएगा। मैं उसी रात लैपटॉप खोलकर एक शीट बनाने लगी। एक एक ट्रांजैक्शन, तारीख, रकम, किसके लिए। बाहर सर्दी थी, अंदर किचन की पीली रोशनी, और मेरे हाथ कंप नहीं रहे थे। ये सबसे डरावनी बात थी। मैं रो नहीं रही थी, मैं बस गिन रही थी। और गिनते गिनते मुझे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ पैसे नहीं थे। ये मेरा समय था, मेरी नींद थी, मेरी जिंदगी की वो जगह थी जहां मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि घर का काम पहले। 4 बजे के आसपास जब आंखें जलने लगीं, मैंने कुल का अंदाजा लगाया। सिर्फ किराया 35,000 रुपये गुणा 72 महीने, सिर्फ यही लाखों में था। ऊपर से इंश्योरेंस, ऊपर से क्रेडिट कार्ड, ऊपर से वो इमरजेंसी वाली बड़ी रकम, जिसके बारे में माँ ने कभी ठीक से नहीं बताया। और फिर आज का रिसॉर्ट। मेरे पेट में एक अजीब सा खालीपन था। मैं तुरंत एक और चीज सोचने लगी। अगर ये लोग मेरे पैसे से रिसॉर्ट जा सकते हैं, तो मेरे नाम पर और क्या क्या चल रहा होगा। तभी मुझे एक पुरानी बात याद आई। माँ ने पापा के बाद जब घर बदला था, तो मुझसे बोला था, बस साइन कर दे बेटा, गारंटर बन जा, सा औपचारिकता है। उस वक्त मुझे लगा था ये फैमिली है, लेकिन असल में गारंटर का मतलब होता है उनके फैसलों की जिम्मेदारी मेरे सिर पर। अचानक मेरे दिमाग में एक शब्द चमका, CIBIL। मैं बहुत ज्यादा फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जानती हूं कि अगर किसी ने मेरे नाम पर कुछ ले रखा हो, तो मेरी आगे की जिंदगी, लोन, घर, कार, सब खतरे में जा सकती है। मैंने उसी वक्त अपने कॉलेज की दोस्त नैना को मैसेज किया। वो अकाउंटेंट है, वही इंसान जो एक्सेल देखकर सच बोल देती है, चाहे सामने वाला रो दे। अभी फ्री हो? 7 मिनट में कॉल आ गया। मैंने धीमे से बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद किया ताकि बच्चे ना जागें। नैना ने बिना भूमिका के कहा, काव्या, क्या हुआ? मैंने स्क्रीन शेयर किया। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तू उन्हें मदद नहीं कर रही, तू उनका पूरा सिस्टम चला रही है, तू समझ रही है? मैं हंसने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज फंस गई। नैना ने कहा, अभी अपना credit/C IBIL चेक कर, और UPI ऑन टू पे /NACH मंडे भी। और सुन, तू किसी चीज पर को एप्लाइकेंट या गारंटियर तो नहीं? मेरे मुंह से निकला, लीज पर। नैना का टोन एकदम बदल गया। बस, अभी चेक कर। मैं कांप नहीं रही थी, लेकिन हाथ ठंडे हो गए। मैंने अपने फोन में ऐप खोला,
CIBIL रिपोर्ट के लिए रजिस्टर किया, OTP डाला और स्क्रीन पर लिस्ट आने लगी। मेरे नाम पर जो जो लिंक था वो मेरे सामने खुल रहा था। 2 कार्ड मैं जानती थी, एक पुराना जॉइंट अकाउंट जिसे मैं भूल चुकी थी, और फिर एक एंट्री ऐसी थी जिसे देखकर मेरे गले में सूखी हवा अटक गई। क्रेडिट कार्ड ओपन्ड 14 मंथ्स अगो। प्राइमरी मेरी जानकारी, ऑथोराइज्ड यूजर पेट्रिशा, मेरी माँ। मैं उसी स्क्रीन को घूरती रह गई। 14 महीने पहले मैं तो उस वक्त शहर भी नहीं आई थी। नैना ने फोन पर बस इतना कहा, काव्या, ये नॉर्मल नहीं है, ये परिवार वाली गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे कानों में वो शब्द हथौड़े की तरह बजा। बहुत बड़ी बात। मैं बाथरूम की ठंडी टाइल पर बैठ गई। बाहर से बच्चों की हल्की आवाज आ रही थी और मेरे सामने स्क्रीन पर मेरे नाम की वो एंट्री थी। माँ का नाम ऑथोराइज्ड के नीचे चमक रहा था, जैसे किसी ने मेरी पहचान पर चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए हों। उसी पल मुझे समझ आया, मैं सिर्फ ATM नहीं थी, मैं उनकी बैकअप प्लान थी, उनकी गारंटी थी, उनकी छत थी, और अब उनके हाथ में मेरी पूरी फाइल थी। मैंने स्क्रीन पर उंगली रखी, बैलेंस खोलने ही वाली थी कि बाहर से आराध्या की आवाज आई, आंटी, बेबी फिर रो रही है। मैं झटके से उठी, फोन हाथ में, सांस तेज, और दरवाजा खोलते ही मेरे अंदर एक ही लाइन चल रही थी, अगर मेरे नाम पर कार्ड खुला है तो वो लोग मेरे नाम पर और क्या चला रहे हैं। मैंने नौरा को गोद में उठाया, उसे चुप कराया, और उसी वक्त अपने आप से एक वादा किया, आज रात मैं सिर्फ गिनती नहीं करूंगी, आज रात मैं सबूत इकट्ठा करूंगी, क्योंकि अगर मेरे नाम पर यह सब चल रहा है तो अगला कदम ना बोलना नहीं होगा, अगला कदम होगा पूरे सिस्टम का स्विच ऑफ करना। और जब वो लोग गोवा से लौटेंगे, उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को वो ड्रामेटिक कहते थे वो अब उनके लिए सबसे खतरनाक चीज बन चुकी है, स्पष्ट और तैयार। मैंने नौरा को झूले में रखा, हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखा, फिर उसकी पीठ थपथपाई, उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। बच्चों को संभालते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे नाम पर कार्ड खुला है, मेरी पहचान पर ऑथोराइज्ड यूजर जोड़ा गया है, और मैं सालों से ऑटो पेमेंट्स चला रही हूं। तो ये सिर्फ भावनात्मक शोषण नहीं है, ये वित्तीय जाल है, और ऐसे जाल का तोड़ भावनाओं से नहीं, सिस्टम से होता है। नैना फोन पर थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज सहानुभूति जैसी नहीं थी। वो एक प्रोफेशनल की तरह बोल रही थी, जैसे कोई आग लगी हो और वो आपको पहले पानी की जगह गैस बंद करने को कह रही हो। काव्या, पहले नियम समझ, जो चीज ऑटो में चल रही होती है वो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करती है। तुम सोचती रहती हो बस इस महीने, और महीने साल बन जाते हैं। अब हम इसे उल्टा करेंगे, पहले सब लॉक, फिर बात। मैंने धीमे से कहा, मैं डर रही हूं नैना। उसने बिना रुके जवाब दिया, डर सही है, लेकिन डर को प्लान में बदलो, अभी। मैं बाथरूम में वापस गई, दरवाजा बंद किया ताकि बच्चों की आवाज से मेरा ध्यान न टूटे। टॉयलेट के ढक्कन पर बैठकर मैंने फोन की स्क्रीन को फिर देखा, वो कार्ड एंट्री, बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। मेरी उंगलियां स्टेटमेंट्स पर गईं। जितना मैं अंदर जा रही थी उतना मेरा पेट कसता जा रहा था। वहां सेल जैसी कोई फीलिंग नहीं थी, वहां छुपाकर खर्च किया गया जीवन था। महंगे स्टोर्स, स्पा, ऐसे ग्रोसरी बिल जिनमें ऑर्गेनिक हर दूसरी लाइन में था। और सबसे ज्यादा गुस्सा उस बात पर नहीं आया कि पैसे खर्च हुए, गुस्सा इस बात पर आया कि मेरे नाम पर मेरी अनुमति के बिना मेरी क्रेडिट हिस्ट्री पर कोई और अपनी लाइफ जी रहा था। नैना ने कहा, अब सुन, यहां 2 चीजें अलग हैं। एक, तुमने जो मदद की वो तुम्हारी मर्जी से थी, भले गिल्ट में हो। दूसरा, तुम्हारे नाम पर बिना सहमति कुछ जोड़ना, वो अलग कैटेगरी है। मैंने पूछा, मतलब? उसने धीमे से कहा, मतलब कि रिश्ते से वो मां हो सकती है, पर सिस्टम में वो किसी और की पहचान इस्तेमाल करने वाली है, और सिस्टम रिश्तों से नहीं चलता। ये लाइन मेरे अंदर कहीं गहरी उतर गई। हम भारत में अक्सर यही गलती करते हैं, रिश्तों को कानून और बैंकिंग के ऊपर रख देते हैं। फिर जब नुकसान होता है तो हम कहते हैं छोड़ो, परिवार है। लेकिन बैंक परिवार नहीं देखता, सिबिल माँ नहीं देखता, EMI पापा नहीं देखता। वो सिर्फ नाम, साइन और जिम्मेदारी देखता है। नैना ने कहा, पहला स्टेप, तुम्हें अपना पूरा ऑटो पेमेंट मैप बनाना है। UPI ऑटो पे, NACH, ECS, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, सब। और दूसरा,
तुम्हें अपने नाम पर चल रही हर चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। सबूत। क्योंकि कल तुम भावुक होकर कुछ भूल जाओगी, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं भूलता। मैंने एक फोल्डर बनाया, नाम रखा रिकॉर्ड्स, और फिर एक एक स्क्रीन कैप्चर। क्रेडिट कार्ड एंट्री, ऑथोराइज्ड यूजर का नाम, बैलेंस, स्टेटमेंट पेज, ट्रांजैक्शन लिस्ट। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही घर में अपने ही परिवार के खिलाफ केस तैयार कर रही हूं। सच ये था कि मैं केस उनके खिलाफ नहीं बना रही थी, मैं खुद को बचाने के लिए सबूत जमा कर रही थी। नैना ने कहा, तीसरा, तुम्हें अपनी बैंकिंग ऐप खोलकर मैंडेट्स चेक करने हैं। बहुत लोग जानते भी नहीं कि कौन सा मैंडेट कब बना, और वही मैंडेट तुम्हें महीने महीने काटता रहता है। मैंने बैंक ऐप खोला, ऑनटोपे सेक्शन में गई। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां लिस्ट थी, माँ के किराए का मासिक ट्रांसफर, भाई की इंश्योरेंस पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, कुछ यूटिलिटीज जिनके नाम मैंने पहली बार देखे। नैना ने कहा, देखा, इसे ही सिस्टम कहते हैं। ये रोते नहीं है, ये गिल्ट नहीं करते, ये बस कटते रहते हैं। मैं स्क्रीन को घूरती रही, फिर धीरे से बोली, मैं इन्हें अभी बंद कर दूं? नैना ने तुरंत कहा, एक मिनट, पहले क्रम समझ। पहले वो चीजें बंद करो जो तुम्हें कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा जोखिम में डालती है, जैसे तुम्हारे नाम पर खुला कार्ड और गारंटोर वाली चीजें। ऑटो पे बंद करना ठीक है, पर पहले ये देख लो कि तुम किस पर को साइनर स्लैश गारंटोर हो, क्योंकि वहां तुम्हारा नाम हटाने का प्रोसेस टाइम लेता है। मैंने फिर सीबिल रिपोर्ट में अकाउंट्स सेक्शन खोला। वहां एक एंट्री थी, रेंट अग्रीमेंट स्लैश को एप्लीकेंट स्लैश गारंटोर। जैसी कोई डायरेक्ट लाइन नहीं थी, लेकिन मैंने याद किया कि माँ की लीज के लिए मैंने उस दिन साइन किया था। मैंने नैना से कहा, मुझे लैंडलॉर्ड का नंबर मिल सकता है, माँ के फोन में होगा या पुराने मेल में। नैना बोली, आज रात नहीं, सुबह। अभी तुम अकेली हो, बच्चे हैं, तुम बस तैयारी करो। कल बच्चे कार्टून देखेंगे तब तुम कॉल करोगी। उसके बाद नैना ने एक और चीज कही जो बहुत एजुकेटिंग थी, पर उसने उसे कहानी की तरह बोला। काव्या, लोग समझते हैं कि गारंटर बनना बस एक साइन है, पर असल में वो तुम्हारे भविष्य पर एक रस्सी बांध देना है। अगर वो किराया नहीं देंगे तो तुम्हारी सीआई बिल खराब, अगर वो पेमेंट मिस करेंगे तो तुम्हारे लोन महंगे, और कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता जब तक तुम्हें खुद लोन चाहिए नहीं होता। मैंने अपने होंठ दबाए। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को ऐसे देख रही थी, जैसे एक सिस्टम जो दूसरों ने अपने फायदे के लिए सेट किया था। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती नैना, मैं बस आजाद होना चाहती हूं। नैना ने कहा, तो लड़ो मत, लॉक करो और फिर सीमा तय करो। सीमा तय करना लड़ाई नहीं होती, ये साफ नियम बनाना होता है। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद मैं किचन टेबल पर बैठी। वही किचन, वही महंगे काउंटर जो कभी पाइप फट गया के नाम पर बनवाया गया था। मैंने लैपटॉप खोला और एक एक्सेल शीट बनाई, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। मैंने कॉलम बनाए, तारीख, रकम, किसके लिए, किस कैटेगरी में, और क्या ये मेरी जिम्मेदारी थी। क्योंकि सबसे बड़ा सबक यही था, हम पैसे इसलिए नहीं खोते कि हम कमाते नहीं, हम पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी और गिल्ट को एक समझ लेते हैं। मैं 6 साल के ट्रांजैक्शन निकाल रही थी। पहला साल देखते ही मेरा गला भर आया। शुरुआत में छोटे छोटे बस इस बार थे, फिर वो बस हर महीने बन गए, फिर वो तो क्या हुआ, परिवार है, बन गया। और धीरे धीरे मेरा पैसा नहीं, मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान, मेरी आवाज, सब ऑन्टो मोड पर चला गया। रात के 3 बजे जब शीट में टोटल ऊपर जा रहा था, मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि टोटल नंबर सिर्फ बड़ा नहीं था, वो शर्मनाक था। शर्मनाक इसीलिए नहीं कि मैंने दिया, बल्कि इसीलिए कि मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैंने खुद से पूछा, मैंने कभी क्यों नहीं पूछा? और जवाब साफ था, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि पूछना बदतमीजी है। बड़े हैं, माँ है, भाई है। भारत में बड़े होने का मतलब कई बार ये होता है कि वो जवाबदेह नहीं होंगे, और अच्छा बच्चा होने का मतलब ये कि तुम सवाल नहीं करोगे। नैना ने कहा था, क्लैरिटी उनके लिए खतरनाक होती है जो तुम्हारी कंफ्यूजन पर जीते हैं। उसी बीच मुझे फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखा। माँ का मैसेज नहीं था, ये एक व्हाट्सएप फोटो थी जो नेहा ने भेज दी थी, शायद गलती से। फोटो में फील्डिंग फैम जैसा नाम नहीं था, लेकिन एक ग्रुप चैट थी, 4 लोग, माँ, कुणाल, नेहा, सौ और बुआ। मैं उस ग्रुप में नहीं थी, और ऊपर माँ का मैसेज था,
काव्या फिर से ड्रामा करेगी? उससे बस बच्चों को देखना कहाँ है? नीचे कुणाल, उसे इम्पोर्टेंट फील होना पसंद है। नेहा, एलोल। बुआ, हंसने वाला इमोजी। मैं स्क्रीन को देखती रह गई। उस एक स्क्रीनशॉट में मेरे 6 साल का सच था। बस बच्चों को देखना कहाँ है? जैसे बच्चों को देखना कोई छोटी बात हो, जैसे मेरे समय की कोई कीमत नहीं, जैसे मेरा हाँ उनका अधिकार हो। मैंने तुरंत उस स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट लिया और उसी रिकॉर्ड्स फोल्डर में डाल दिया। मुझे नहीं पता था मैं इसे कब इस्तेमाल करूंगी, बस इतना पता था, ये भी सबूत है। उस रात मैं सो नहीं पाई, नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा दिमाग पहली बार प्लान बना रहा था। मैंने कागज पर एक लिस्ट लिखी, ऐसी लिस्ट जो किसी बदले की नहीं, अपने बचाव की थी। स्टेप 1, हर मैंडेट की लिस्ट और उसे बंद करने का बटन कहाँ है। स्टेप 2, लैंडलॉर्ड को कॉल करके को साइनर हटाने का प्रोसेस पूछना। स्टेप 3, अनऑथराइज्ड कार्ड को तुरंत फ्रीज करवाना और डिस्प्यूट की तैयारी। स्टेप 4, अपनी साइड की फाइल, स्क्रीनशॉट्स, स्टेटमेंट्स, टोटल्स, सब एक जगह। स्टेप 5, पहले सिस्टम बंद, फिर परिवार से बात, क्योंकि अगर मैं पहले बात करती तो माँ रोती, भाई चिल्लाता, बुआ उपदेश देती और मैं फिर से गिल्ट में ठीक है बोल देती। मैं अपने आप को जानती थी, इसलिए मुझे खुद को अपने ही पैटर्न से बचाना था। सुबह हुई, बच्चे उठे, मैंने उन्हें नाश्ता दिया, ब्रेड, दूध, फल। आराध्या ने कहा, आंटी, मम्मी ने कहा था आप हमें आज पार्क ले जाएंगी। मेरे अंदर एक हल्की सी टीस हुई। बच्चे गलत नहीं थे, सिस्टम गलत था। मैंने मुस्कुराकर कहा, ले जाएंगे, लेकिन पहले मैं 2-3 कॉल कर लूं। मैंने टीवी पर कार्टून लगाया, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया और किचन में आकर पहला सिस्टम वाला काम किया। मैंने बैंक ऐप खोला और ऑटो पे मैंडेट्स की एक एक एंट्री का रेफरेंस नंबर लिख लिया। मैंने उन्हें अभी बंद नहीं किया, सिर्फ मैप किया, क्योंकि एजुकेटिंग सच ये है, कई बार बिना समझे मैंडेट बंद करने से दूसरी जगह पेनल्टी लग जाती है या फिर बैंक में डिस्प्यूट के दौरान कंफ्यूजन हो सकती है। मैं अब भावुक नहीं थी, मैं प्रोसेस में थी। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर का नंबर निकाला, कॉल लगाई, वेटिंग म्यूजिक चला। मेरे कानों में वही गोवा वाली स्टील ड्रम जैसी धुन याद आ रही थी और मुझे गुस्सा आया। संगीत नहीं, मेरी मजबूरी का म्यूजिक। कस्टमर केयर वाले ने कहा, मैम, कैसे मदद करूं? मैंने सांस ली। मेरे नाम पर एक कार्ड अकाउंट है जिसमें एक ऑथोराइज्ड यूजर जोड़ा गया है। मैंने कंसेंट नहीं दिया था, मुझे कार्ड तुरंत फ्रीज करवाना है। वो बोला, मैम, ऑथोराइज्ड यूजर जोड़ना तो प्राइमरी होल्डर की अप्रूवल से होता है। मैंने शांत आवाज में कहा, और मैं प्राइमरी होल्डर हूं और मैं कह रही हूं कि मुझे अप्रूवल का रिकॉर्ड चाहिए, तब तक अकाउंट फ्रीज कीजिए। वो रुका। शायद उसे पहली बार लगा कि सामने कोई भावुक बेटी नहीं, बल्कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर बोल रही है। उसने कहा, मैम, मैं अभी फ्रीज कर देता हूं और आपको डिस्प्यूट प्रोसेस की डिटेल्स एसएमएस कर देता हूं। मैंने लिखा, टिकट नंबर, रेफरेंस नंबर, समय, क्योंकि ये भी एजुकेटिंग है। फोन कॉल पर भावुक होकर रख देने से कुछ नहीं होता। रेफरेंस नंबर आपकी सुरक्षा होता है। कार्ड फ्रीज होते ही मेरे अंदर एक हल्की राहत आई, जैसे किसी कमरे में चोरी चुपके चल रहा पंखा बंद हो गया हो। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। उसी समय माँ का कॉल आया। बैकग्राउंड में हंसी, समंदर की आवाज और कोई कह रहा था, एक और फोटो। माँ ने बोला, बच्चे ठीक हैं? सुन, कुणाल भूल गया था, बारिश वाले जूते आज मॉल से अच्छे वाले ले लेना। और हाँ, अपना कार्ड यूज कर लेना, बाद में दे दूंगी। वो बाद में मैंने 6 साल में बहुत सुना था। मैंने काउंटर पर रखे लैपटॉप की तरफ देखा। एक तरफ बच्चों की लिस्ट, एक तरफ मेरी शीट और मेरे अंदर की नई आवाज़। मैंने कहा, ठीक है माँ, और कॉल काट दी। मैंने जूते नहीं खरीदे। मैंने उस ठीक है को पहली बार एक अलग मतलब दिया। अब मैं ठीक है बोलकर भी उनकी बात नहीं मानने वाली थी, क्योंकि मेरे लिए अब ठीक है का मतलब था, मैं तुम्हें सुन रही हूं, पर मैं तुम्हारा सिस्टम नहीं चलाऊंगी। शाम को बच्चे सो गए। मैंने लाइट धीमी की, फाइल को फिर खोला और मन में एक लाइन साफ हो गई। कल मैं लैंडलॉर्ड को कॉल करूंगी और उसके बाद मैं हर मैंडेट बंद कर दूंगी। लेकिन उनसे बात तब करूंगी जब सिस्टम का स्विच मेरे हाथ में होगा, क्योंकि अगर मैंने पहले बताया स्पा तो वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे और मुझे अब रोका नहीं जा सकता था। तभी आराध्या चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे हाथ को देखा, कागजों को देखा और बोली, आंटी, आप इतनी टेंशन में क्यों हो?
मैं 1 सेकंड के लिए रुक गई। फिर मैंने धीरे से कहा, कभी-कभी बड़े लोग भी सीखते हैं कि ना कहना ज़रूरी होता है। उसने सिर हिलाया जैसे वो समझ गई हो, या शायद वो बस मेरी आवाज़ की थकान समझ गई। फिर उसने एक बात कही जो किसी बच्चे के मुंह से निकलकर बम की तरह गिरती है। पापा बोलते हैं आप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं करती, बस पैसे भेजती रहती हैं। मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैं उसे देखती रही, फिर उसे गले लगा लिया, और उसी गले लगने में मैंने फैसला पक्का कर लिया। ये सिर्फ मेरे पैसे की बात नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। और आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता परिवार नहीं रहता, वो सिर्फ सुविधा बन जाता है। उस रात मैंने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया, चुपचाप, धीरे धीरे, जैसे कोई शतरंज में आखिरी चाल से पहले मोहरे सही जगह रखता है। सूटकेस दरवाजे के पास रखा, और मैं जानती थी जब वो लोग गोवा से लौटेंगे तो वो सिर्फ घर में कदम नहीं रखेंगे, वो एक नए नियमों वाले घर में कदम रखेंगे, जहां काव्या अब एटीएम नहीं होगी। और वो पल अब दूर नहीं था। अगले दिन सुबह टायरों की आवाज अभी नहीं आई थी, लेकिन मेरे फोन की स्क्रीन पर लैंडलॉर्ड का पुराना मेल खुल चुका था, और मेरी उंगली कॉल के ऊपर थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉल दबा दी। फोन 2 बार बजा, फिर एक भारी सी आवाज आई, हेलो, जी बोलिए। नमस्ते, मैं काव्या बोल रही हूँ, 412, सॉरी, मेरे माँ के घर का पता। मैं उस फ्लैट की रेंट एग्रीमेंट में को साइनर स्लैश गारंटर हूँ। नाम पेट्रिशा, मेरी माँ। मुझे अपना नाम हटाने का प्रोसेस समझना है। उधर एक सेकंड की चुप्पी, फिर वो आदमी पेशेवर टोन में बोला, मैम, आप को साइनर हैं तो आप लिखित में रिक्वेस्ट दे सकती हैं। प्राइमरी टेनेंट को नोटिस जाएगा, उसके बाद 30 दिन में नया गारंटर देना होगा, नहीं तो एग्रीमेंट मंथ टू मंथ या रिव्यू पर जा सकता है, और रेंट भी रिवाइज हो सकता है। 30 दिन? मेरे मुंह से अपने आप निकला, जी मैम, और अगर पेमेंट मिस होती है तो रिकॉर्ड में को साइनर की जिम्मेदारी भी आती है। आप चाहें तो ईमेल पर लिखित रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं फॉर्मेट भेज देता हूं। मैंने उसका नाम पूछा, ईमेल आईडी नोट की, और कहा, प्लीज भेज दीजिए। कॉल करते ही मेरे अंदर एक अजीब शांति आई। डर नहीं गया था, लेकिन अब वो डर दिशा पकड़ चुका था। यही एजुकेटिंग है जो बहुत लोग नहीं जानते। आप परिवार की वजह से गारंटर बन जाते हो, लेकिन सिस्टम में आप जिम्मेदार बन जाते हो, और फिर आपका भविष्य किसी और की लापरवाही पर टिका रहता है। मैंने किचन में बैठकर तुरंत ईमेल ड्राफ्ट किया, अपना नाम, आईडी, एग्रीमेंट डिटेल्स लिखी और भेज दिया। भेजते ही लगा जैसे मैंने अपने गले से कोई पुरानी रस्सी ढीली कर दी हो। अब बारी थी बाकी स्विच ऑफ करने की। मैंने बैंक ऐप खोली, एक एक मैंडेट खोलकर पहले रेफरेंस नंबर देखा, स्क्रीनशॉट लिया, फिर कैंसल ऑटो पे दबाया। माँ के किराए का ट्रांसफर बंद, भाई का इंश्योरेंस बंद, कार्ड पेमेंट बंद, यूटिलिटीज बंद। हर बार ऐप पूछता, आर यू श्योर? और मैं हर बार येस दबाती गई, क्योंकि सच ये है कि हम जिंदगी में सबसे ज्यादा आर यू श्योर तब सुनते हैं जब हम पहली बार खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। काम खत्म होते ही मैंने एक मनीला फोल्डर निकाला, प्रिंटर से शीट्स निकाली, और 12 पन्नों का एक पैकेट बनाया, लाइन दर लाइन, तारीख दर तारीख। टोटल नीचे मोटे अक्षरों में था। मैंने उसे हाईलाइट किया, जैसे किसी केस फाइल का सबसे जरूरी सबूत। फिर मैंने रेकॉर्ड्स फोल्डर खोला, सिबिल रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट, ऑथोराइज्ड यूजर वाले कार्ड का स्क्रीनशॉट, डिस्प्यूट टिकट नंबर, और वो ग्रुप चैट वाला स्क्रीनशॉट जिसमें 4 लोग थे और मैं नहीं थी। मेरे अंदर एक भी चीख नहीं थी, एक भी गाली नहीं थी, सिर्फ एक साफ निर्णय था। अब कोई भी मेरे पैसे को छोटा एहसान कहकर छोटा नहीं बना पाएगा। शाम ढलते ही मैं बच्चों को पार्क ले गई। आराध्या ने झूला झूला, विवान ने बॉल खेली, नौरा मेरी गोद में सो गई। बच्चों की हंसी के बीच मेरे अंदर एक बात और साफ हुई, मैं बच्चों से नाराज नहीं हूं, मैं उस सिस्टम से नाराज हूं जो बच्चों को बहाना बनाकर बड़ों की अय्याशी चलाता है। लौटकर मैंने उन्हें खाना खिलाया, कहानी सुनाई, सुला दिया। फिर मैंने अपना सूटकेस दरवाजे के पास खिसका कर रखा, जैसे कल के लिए नहीं, आज के लिए, क्योंकि मुझे पता था आज रात ही वो लोग लौटेंगे, और वो रात मेरी जिंदगी का वही मोड़ थी जहां मैं पहले हमेशा झुक जाती थी, अब नहीं। रात लगभग 9 बजे के आसपास ड्राइववे में टायरों की आवाज आई, गेट खुला, एसयूवी अंदर आई। बच्चों ने नींद में करवट बदली, पर जागे नहीं।
मैंने लिविंग रूम की लाइट जलाई, फोल्डर को कॉफी टेबल पर रखा, लैपटॉप खोला और खुद को याद दिलाया, आज भावनाओं का नहीं तथ्यों का दिन है। दरवाजा खुला, माँ अंदर आई, चेहरे पर छुट्टियों वाला चमक, नए सनग्लास माथे पर, हाथ में शॉपिंग बैग। भाई कुणाल अंदर घुसा, जैसे घर उसका हो, जैसे मैं बस सामान की तरह कोने में पड़ी हूं। नेहा पीछे थी, फोन पर कुछ देखती हुई, जैसे मेरी मौजूदगी कोई बैकग्राउंड नॉइज हो। कोई थैंक यू नहीं, कोई कैसे संभाला नहीं। माँ ने किचन की तरफ देखा, घर ठीक लग रहा है। भाई ने वही पुरानी लाइन मारी, घर अभी भी खड़ा है, अच्छा काम किया। मैंने बहुत धीरे से कहा, हाँ। माँ ने तुरंत अगला ऑर्डर फेंका, अरे काव्या, एक काम कर, कुणाल की ड्राई क्लीनिंग। मैंने उसकी तरफ देखा, इस बार मेरी आंखों में डर नहीं था। नहीं। शब्द कमरे में ऐसे गिरा जैसे कांच का गिलास टूट गया हो, छोटा पर तेज। माँ पलक झपकाकर बोली, क्या? मैंने कहा, नहीं, और मुझे आज रात सबके साथ बात करनी है, डिनर के बाद। भाई का चेहरा तन गया, क्या ड्रामा है अब? माँ ने वो मीठी सी नकली हंसी निकाली, ठीक है, बात कर लेंगे। अब खाना। माँ ने खाना बनाया, वही पॉट रोस्ट जैसा, देसी वर्जन में, मसालेदार सब्जी, दाल चावल और मिठाई। सब टेबल पर बैठे। बातचीत गोवा के बारे में थी, बीच, रेस्टोरेंट, फोटो। कितना मजा आया। नेहा ने मुझे स्क्रीन दिखाकर कहा, देखो ये, बच्चों को भी मजा आता। बच्चे? जो यहां मेरे साथ थे, जब तुम लोग वहां थे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस खाया, पानी पिया और इंतजार किया। क्योंकि एजुकेटिंग भी यही है, जब आप ऐसे घरों में सच बोलते हो तो वो आपको भावुक साबित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप पहले खुद को स्थिर रखते हो। डिनर के बाद बच्चे सो गए। माँ ने ठीक वैसे ही किया जैसे मैंने सोचा था। उसने पहले ही किसी को कॉल कर लिया था। दरवाजे की घंटी बजी। बुआ अंदर आई, शॉल ओढ़े, चश्मा लगाए, चेहरे पर वही मुझे पहले से बताया गया है वाला एक्सप्रेशन। माँ उनके पीछे खड़ी होकर टिश्यू से आंख पोंछ रही थी, जैसे कोर्ट में खुद को मासूम दिखाने वाली आदत। बुआ ने आते ही कहा, काव्या, तेरी माँ परेशान है, बात क्या है? परिवार में ऐसे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बुआ, परिवार में ही बात करेंगे, पूरी बात। लिविंग रूम सेट हो गया, जैसे घर की अदालत। माँ बीच में सोफे पर, हाथ जोड़कर, मैं तो बस। भाई एक तरफ, हाथ क्रॉस करके, जैसे वो जज हो। नेहा फोन नीचे रखकर, आधी मौजूद, आधी गायब। बुआ कुर्सी पर, जैसे फैसला सुनाने आई हूं। और मैं कॉफी टेबल के पास खड़ी, लैपटॉप खुला, फोल्डर तैयार। माँ ने कहा, जल्दी बोल, क्या इमरजेंसी है? भाई बोला, कल सुबह काम है। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं शांत रहूंगी, फैक्चुअल रहूंगी, और जो मैं कहूंगी वो बदलेगा नहीं। आज मैं पैसे मांगने नहीं आई, आज मैं सिर्फ सच रखने आई हूं। मैंने लैपटॉप घुमाकर उनके सामने किया। स्क्रीन पर शीट खुली, हर लाइन, हर महीना, सेक हर रकम। नीचे टोटल मोटे अक्षरों में। मैंने पढ़ना शुरू किया। किराया सपोर्ट 35,000 रुपए हर महीने, 72 महीने। माँ के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। भाई की गाड़ी का इंश्योरेंस, हर महीने। भाई की गर्दन के पास लालिमा छड़ी। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, सालों से। नेहा ने पहली बार मेरी तरफ सीधे देखा। फिर मैंने वो लाइन कही जो मेरे अंदर सालों से फंसी थी, ये हेल्पिंग आउट नहीं है, ये लाइफस्टाइल सब्सिडी है। बुआ ने चश्मे के ऊपर से स्क्रीन देखी और पहली बार उनका चेहरा बदला। मैंने आगे कहा, और रिसॉर्ट 1,86,450 रुपए, माँ के कार्ड से, जिसका बिल मैं देती थी। माँ ने तुरंत बोलने की कोशिश की, वो तो। मैंने हाथ उठाया, बस इतना कि वो रुक जाए। अब असली बात। मैंने रिकॉर्ड्स फोल्डर से स्क्रीनशॉट खोला। 14 महीने पहले मेरे नाम पर एक नया क्रेडिट कार्ड अकाउंट खुला। प्राइमरी होल्डर मैं, ऑथराइज्ड यूजर पैट्रिसिया। मैंने माँ की तरफ देखा। मैंने कंसेंट नहीं दिया। माँ का हाथ गले पर गया। ये बस इमरजेंसी के लिए था। मैंने स्टेटमेंट दिखाया, स्पा, शॉपिंग और ऐसे बिल जो इमरजेंसी नहीं होते। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरी सिबिल, मेरा फ्यूचर, मेरा क्रेडिट हिस्ट्री है। एजुकेटिंग की सबसे बड़ी लाइन मैंने वहीं रख दी, बिना लेक्चर बने। आप रिश्तों में मां हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम में आप मेरे नाम पर खर्च करने वाली ऑथोराइज्ड यूजर हैं, और मैं अब सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकती। बुआ ने मां की तरफ मुड़कर कहा,
पट्टी, ये सच है? तूने इसके नाम पर कार्ड? माँ ने रोना शुरू किया। वही पुराना, लाउड परफॉर्मेंस वाला रोना, वो जिससे कमरे का ध्यान बदल जाए। मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, तुम्हारे पापा। पापा का कार्ड फिर निकाला गया। भाई खड़ा हो गया। तू ये सब छुट्टी के टाइम पर कर रही है? तुझे शर्म नहीं? नेहा ने बस इतना कहा, ये बहुत ऑकवर्ड है, और चुप हो गई। मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने सिर्फ अगला कदम बताया, जैसे कोई सिस्टम नोटिस पढ़ रहा हो। कल से नहीं, अभी से, मैंने कहा। मैंने हर ऑटो पे मंडे कैंसिल कर दिया है। किराया, इंश्योरेंस, कार्ड, सब। माँ का चेहरा सच में सफेद हो गया। भाई ने फोन निकाला, किसी ऐप में गया, और उसकी आंखें फैल गईं। इंश्योरेंस लैप्स्ड दिखा रहा है। उसने ऊपर देखा। तूने क्या किया? मैंने कहा, मैंने बस पेमेंट रोक दिया। जो 31 साल का आदमी खुद करता है, वो अब तुम्हें करना होगा। भाई की आवाज टूटने लगी। हम बच्चों को कैसे ले जाएंगे? पीडियाट्रिशियन? मैंने कामली कहा, अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं 6 साल से उठा रही थी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की ईएमआई मेरी नहीं है। माँ ने हिचकियों में कहा, अगर तू नाम हटाएगी तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। मैं घर खो दूंगी। मैंने कहा, माँ, वो घर कभी आपका मैनेज किया हुआ घर नहीं था। वो मेरा मैनेज किया हुआ घर था। बुआ का चेहरा अब उपदेश वाला नहीं था, गणित वाला था। उन्होंने धीमे से कहा, इतने पैसे, और फिर कार्ड। माँ ने बुआ की तरफ देखा, उम्मीद से। तू तो समझ। बुआ ने सिर हिलाया। मैं समझ रही हूं, और मुझे शर्म आ रही है कि मैंने बिना जाने तुझे गलत कहा। कमरे में एक अजीब सन्नाटा आया। वही सन्नाटा जो तब आता है जब ड्रामा नहीं, सच जीतता है। मैंने आखिरी बात रखी, सबसे साफ। मैं किसी पर केस नहीं कर रही, किसी से पैसा वापस नहीं मांग रही, लेकिन अनऑथोराइज्ड कार्ड फ्रीज हो चुका है, डिस्प्यूट टिकट लग चुका है, और लैंडलॉर्ड को को साइनर रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट चली गई है। 30 दिन का नोटिस सेट हो गया है। माँ का रोना अचानक धीमा हो गया, क्योंकि अब ये मनाने वाली चीज नहीं थी। अब ये प्रोसेस था। भाई की सांसें भारी थीं। नेहा फोन पर कुछ सर्च करने लगी। इंश्योरेंस कोट्स, शायद। और मैं पहली बार खुद को छोटा महसूस नहीं कर रही थी। मैंने फोल्डर बंद किया, लैपटॉप बंद किया, और कहा, अगर आप लोग मुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं, तो वो रिश्ता पैसे और काम पर नहीं चलेगा। वो सिर्फ कैसी हो पर चलेगा। और अगर ये आपको मंजूर नहीं तो भी ठीक है, मैं अब अपने लिए जीऊंगी। तभी कमरे के बाहर से छोटी सी आवाज आई, आंटी। आराध्या दरवाजे पर खड़ी थी, नींद में, आंखें आधी खुली। आप जा रही हो? मेरा दिल एक पल को कमजोर हुआ। मैं उसके पास गई, घुटनों के बल बैठी, उसके बाल ठीक किए। मैं अपने घर जा रही हूं बेटा, लेकिन तुम्हारा फोन आएगा तो मैं उठाऊंगी, हमेशा। उसने मेरा हाथ पकड़कर एक सेकंड रोका, फिर छोड़ दिया। मैंने सूटकेस उठाया। माँ ने कुछ नहीं कहा, भाई ने कुछ नहीं कहा। नेहा ने नजरें चुरा लीं। बुआ बस देखती रहीं, जैसे पहली बार उन्हें समझ आया हो कि परिवार शब्द का मतलब क्या होता है और क्या नहीं। मैं बाहर निकली, ठंडी हवा चेहरे पर लगी। मैंने कैब बुक की, और जब गाड़ी चली, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्लाइट में बैठकर मैंने फोन देखा, मैसेज आने लगे। तूने क्रिसमस खराब कर दिया। कम से कम बच्चों के लिए, माँ को ऐसे। मैंने सब पढ़ा, फिर सिर्फ बुआ का चैट अनम्यूट रखा, क्योंकि एक अच्छा पुल काफी होता है। एक हफ्ते बाद मैं वापस बेंगलुरु में थी, अपने डेस्क पर, अपने छोटे से घर में। पहली बार महीने के आखिर में मेरे अकाउंट में पैसा बचा था। मैंने कॉफी के अच्छे बीन्स खरीदे, बिना मन में हिसाब लगाए कि पहले किराया ट्रांसफर होगा। यही एजुकेटिंग है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो सिर्फ पैसे नहीं बचते, आपकी सांस बचती है, आपका भविष्य बचता है, आपकी पहचान बचती है। बुआ हर रविवार कॉल करती रहीं। उन्होंने बताया, माँ ने कई रिश्तेदारों को कोसाइन के लिए पूछा, किसी ने हाँ नहीं कहा, क्योंकि जब संख्या फैल जाती है तो ड्रामा की जगह सच फैलता है। भाई को अपनी इंश्योरेंस खुद लेनी पड़ी, प्रीमियम ज्यादा आया, क्योंकि उसका हिस्ट्री उसके नाम पर था ही नहीं। नेहा ने एक बार मैसेज किया, बेबी के फॉर्मूला के लिए। मैंने उसे सरकारी सहायता और लोकल हेल्पलाइन का लिंक भेज दिया। उसने फिर कुछ नहीं लिखा। 2 महीने बाद माँ का फोन आया। आवाज नरम थी, लेकिन अंत में वही सवाल, तो क्या तू लीज में? मैंने सीधे कहा, नहीं माँ, यही तो मतलब है। फोन कट गया। उस रात मैं रोई नहीं, क्योंकि मैं अब समझ चुकी थी,
जो लोग आपको गिल्ट से बांधते हैं, वो आपके नहीं से डरते हैं, और डर उनका है, आपका नहीं। मेरी जिंदगी अब परफेक्ट नहीं है। मैं अभी भी छोटे घर में रहती हूँ। कभी कभी मैं भी सस्ती नूडल्स खा लेती हूँ। लेकिन अब मैं किसी की सब्सक्रिप्शन नहीं हूँ। ना मैं फ्री बेबी सिटर हूँ, ना मैं किसी की प्लान बी हूँ। मेरा पैसा मेरा है, मेरा समय मेरा है, और मेरी शांति मेरी है। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हो और आपके मन में कहीं ये लाइन चुभ रही है कि ये तो मेरे साथ भी होता है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात कहूंगी, बिल्कुल साफ। आज ही अपनी बैंक मैंडेट्स चेक करो। यूपीआई ऑटो पे /NACH देखो। अपने नाम पर कौन कौन ऑथराइज्ड है, ये वेरीफाई करो। अपना सिबिल देखो, और अगर आप गारंटोर हो तो उसका मीनिंग समझो। प्यार का मतलब फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस नहीं होता, और परिवार का मतलब लाइफ टाइम बिल नहीं होता। अगर ये कहानी आपको सच लगी, अगर आपने खुद को इसमें कहीं पाया, तो चैनल छिपी हुई दिल की कहानियां को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और कमेंट में बस इतना लिखो, क्या आप कभी किसी के लिए एटीएम बन गए थे? और अगर हाँ, तो आपने ना कब बोला? मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि कई बार किसी एक इंसान का सच दूसरे इंसान की हिम्मत बन जाता है।